फिजिक्स में क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स को लेके ही प्रॉब्लम होती है, कौन से न्यूमेरिकल्स करें, इतने सारे न्यूमेरिकल्स है, कौन सा टॉपिक से कवर करें। तो अब टेंशन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो सीरीज़ मैं लाई हूँ इसमें स्पेशली मैंने फोकस किया है बोर्ड एग्ज़ाम को। तो 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा आप लोग का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के मतलब वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को पिक करेंगे और हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट 50 न्यूमेरिकल्स मैं कवर करूँगी। और ये 50 न्यूमेरिकल्स ऑब्वियसली एक वीडियो में नहीं होगा, मैं 5 वीडियो हर एक चैप्टर का लाऊंगी और 50 न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग ये चैप्टर, एक चैप्टर का सारा जो भी ऑल दी कॉन्सेप्ट्स है सारे कवर करेंगे। ओके, सो ये जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं चैप्टर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल आज मैं इस वीडियो में समझाऊंगी। उसके बाद बाकी 4 वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं ये मान के चलती हूँ कि चैप्टर आपने पढ़ लिया है और उसके बाद ही तो न्यूमेरिकल होगा, राइट। तो चैप्टर आप लोग पढ़ के उसके बाद ही न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ओके, मैं फॉर्मूलाज बताते जाऊंगी। सो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है विच इज बिगर, ए कूलम और ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले ये याद रखना, सपोज कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर टोटल नंबर ऑफ चार्ज q है, तो हम लोग बोलेंगे कि द टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी q is always integral multiple of a basic quantum of charge, that is E. Okay, so what is q? Q is the total amount of charge. What is n? N is an integer and E क्या है? Charge on one electron. Charge on one electron. तो E का वैल्यू कितना होता है? E is 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, तो दिस इज माइनस। ओके, माइनस जस्ट हम लोग सेंस ऑफ द चार्ज बताने के लिए। अब बोला है कि एक कूलम बड़ा है या एक चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना कि कूलम हमेशा बड़ा यूनिट ऑफ चार्ज है, तो कौन सा ज़्यादा होगा? कूलम। तो आंसर क्या होगा? कूलम। कूलम क्या होगा? बिगर, बिगर दैन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? अब बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम में कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस रहेंगे? तो इजी है, तो फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई। सो यहाँ पे Q क्या है? Q इज 1 कूलम। what is n? We have to find the value of n. And what is e? The value of e is 1.6 into 10 to the power minus 19। ये भी कूलम है, तो ये कूलम आप मत लिखो यहाँ पे, कूलम को हटा के जस्ट हम लोग यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं 1 लिख दे रही हूँ। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? n इज इक्वल टू आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। डिवीजन तो आता ही है, इसको डिवाइड करने से यू विल गेट द वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18। सो दिस इज द नंबर। तो सोचो एक कूलम चार्ज में कितना सा 10⁻18 समझ में आया कि 10 1 के बाद 18 जीरोज है, तो कितना ज़्यादा है, राइट। सो दैट मीन्स ऑब्वियसली कूलम बड़ा चार्ज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय इतना इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल हम लोग को फॉर्मूला पता है Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज ही तो निकालने बोला है, सॉरी सॉरी, कैलकुलेट द चार्ज, चार्ज ही तो निकालने बोला है। तो n का वैल्यू क्या है? n ये है n, ठीक है, n गिवन है। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन दोनों को बैठाएंगे, बैठा के मल्टीप्लाई करने से Q का वैल्यू मतलब टोटल चार्ज कितना हो रहा है इतना इलेक्ट्रॉन्स को, वो निकल जाएगा। तो आई होप इसको आप लोग खुद सॉल्व करो। इसका जो आंसर आएगा, मैं आंसर लिख दे रही हूँ ताकि आप लोग चेक कर सको, 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आएगा। समझ में तो आ गया ना? इन की जगह ये बैठाना है और ई की जगह तो ये बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो ये इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ए बॉडी गिव्स आउट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के सब क्वेश्चन को हम लोग को अच्छे से करना है। इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। एक कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, अब वो हर सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है? 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, ठीक है। सो बोला है कितना टाइम में
वो अपने अंदर से 1 कूलम ऑफ चार्ज को मतलब अपने आप को 1 कूलम चार्ज चार्ज कर पाएगा। मतलब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट, कितना टाइम में वो जितना इलेक्ट्रॉन, अब एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो कितना टाइम में वो अपने अंदर से 1 कूलम चार्ज को निकाल पाएगा। ओके, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो मैं शॉर्टकट में लिखूंगी, अगर मेरे को सॉल्व करने बोले, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट इन 1 सेकेंड, राइट, गिवन आउट इन 1 सेकेंड कितना दिया हुआ है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स तो निकाल रहा है। अच्छा, उसके बाद बोला है तब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6, तो टोटल चार्ज 1 सेकेंड में, चार्ज अगर मैं बोलूँ चार्ज गिवन आउट आउट इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज निकाल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो इंटू 10⁹ हो जाएगा, इतना कूलम होगा। तो इसको कैलकुलेशन करने से क्या आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इतना समझ में आया। अच्छा, इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा कि अब देखो 1 सेकेंड में इतना चार्ज निकाल रहा है, राइट। सो हम लोग यूनिटरी मेथड कर सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज ये निकाल रहा है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 कूलम कितना टाइम में निकालेगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। इसको कैलकुलेशन जब करोगे ना तो वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। सोचो कितना ज़्यादा है। अब सेकेंड को हम लोग को कन्वर्ट करना होगा, 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड को पहले हम लोग को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 60 से, फिर मिनट को सेकेंड में करने के लिए और एक बार, सॉरी मिनट को आवर करने के लिए और एक बार 60 से, ये हो गया मेरा आवर में कन्वर्ट। उसके बाद ये और बड़ा टर्म है, तो इसको हम लोग को डेज में कन्वर्ट करना है तो 24 से, उसके बाद इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 365 से, तो ये आ जाएगा इतना ईयर्स। तो इसको कैलकुलेशन जब आप करोगे, इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं भी देने का चांस है, तो इसका आंसर आएगा 198.80। बट कैलकुलेशन करना सीखना होगा फटाफट। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन डिवीजन वगैरह तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया, एग्जाम में इसको करना है, तो क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है, तो सॉल्व ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। देखो एक कप में, सोचो ये आपको कप दिया है, ठीक है, ये है कप और कप में है वाटर, ग्रीन वाटर, राइट। अब ये ग्रीन वाटर बोला है, ये जो वाटर है इसमें कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम लोग को कैसे पता कि कप में भाई कितना वाटर रखा हुआ है, तो एक अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि एक कप में कितना ग्राम वाटर है, 250 ग्राम वाटर है, वाटर। और वाटर मतलब क्या होता है, वाटर मतलब H2O मॉलिक्यूल, राइट। तो इतना ग्राम वाटर है, इतना, बस ये अप्रोक्सीमेशन लेके ही मैथ करेंगे। तो ये हम लोग ने ले लिया, आप लोग लिख लो कॉपी में कि सपोज द मास ऑफ वाटर कंटेन इन अ कप इज 250 ग्राम। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि मॉलिकुलर मास कितना होता है। मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर हम लोग को ये पता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होगा, ये तो आता है आप लोग को। H हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, मतलब टोटल 18 हुआ, तो ये 18 ग्राम। ठीक है, 18 ग्राम। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग निकाले प्रेजेंट इन अ कप कितना होगा। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कप, पहले एक बात सोचो कि 18 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल्स होता है। अब 18 ग्राम ऑफ वाटर क्या है, मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहता है, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, एक कितना होता है 18 ग्राम में, ये होता है एवोगाड्रोस नंबर, राइट, 6.02 इंटू 10⁻23। तो अगर हम लोग बोले कि 18 ग्राम में होता है इतना, ठीक है, 18 ग्राम में होता है, इसको मैं एवोगाड्रोस नंबर बोल देती हूँ, 18 ग्राम में होता है एवोगाड्रोस नंबर, तो 1 ग्राम में कितना होगा एवोगाड्रोस नंबर बाई 18, और 250 ग्राम में कितना होगा, 250 ग्राम में होगा Na/18 इंटू 250। आई थिंक इतना समझ में आया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कप
ऑफ वाटर आएगा मेरा, ऊपर आएगा एवोगाड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 मॉलिकुलर मास इंटू 250। सो कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, इसको कैलकुलेशन करने से आएगा 8.36 इंटू 10⁻24। कैलकुलेशन के लिए नहीं, एनसीईआरटी के मैथ के कॉन्सेप्ट जो है उससे आपका कुछ और भी न्यूमेरिकल्स फॉर्म हो सकता है, इसलिए मैथ सबको सॉल्व करना ज़रूरी है। समझ में आया ये वाला? तो इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज एन? एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर। अब सोचो हर एक वाटर में 18, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब उसमें तो 18 तो मॉलिकुलर मास है, बट हर एक वाटर H2O में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक में होता है 10। देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो दो हाइड्रोजन है तो दो इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है 10। दैट मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इतना तो पता है आपको। अच्छा, 10 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सो मैं अगर बताऊंगी तो इस कप में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना है, तो हम लोग अगर बोले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर, क्या होगा? इसको एन प्राइम से करते हैं तो 10 इंटू एन, दैट मीन्स 8.36 इंटू 10⁻24 इंटू 10, तो वैल्यू आएगा 8.36 इंटू 10⁻25। इतना समझ में आया? तो ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए कप, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हम लोग को निकालना है कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव भी निकालेंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E 1.6, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नेगेटिव चार्ज, अगर मैं टोटल नेगेटिव चार्ज बोलूँ, एक सेकेंड, वन मुझे क्वेश्चन नंबर 4 था ना, एक ब्लैंक पेज में इंसर्ट करती हूँ, हाँ तब इजी रहेगा। अच्छा, तो क्या बोला है? तो हम लोग को निकालना है टोटल नेगेटिव चार्ज। सो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज Q इज इक्वल टू होगा मेरा एक टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है n प्राइम, एक एक का चार्ज है E, दैट मीन्स 8.36 इंटू 10⁻25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। आई नो कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, बट ये प्रोसेस तो देख के रखना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने से इतना कूलम आएगा। अब पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब जो H2 होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसमें 10 प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये P है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स टोटल नेगेटिव चार्ज, मतलब ये अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो टोटल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू भी सेम आएगा, राइट? तो इतना प्रोटॉन्स भी है। क्लियर? तो हम लोग ने कैसे किया समझ में आया? पहले हम लोगों ने क्या बोला कि एक कप में मैंने 250 ग्राम ऑफ वाटर पकड़ लिया कि इतना होता है। अच्छा, अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। 18 ग्राम में एवोगाड्रोस नंबर है मॉलिक्यूल्स, मतलब हम लोग को मॉलिक्यूल्स निकालने हैं कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स है। तो 18 ग्राम में होता है एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 1 ग्राम में कितना, 250 ग्राम में कितना, मतलब इस कप में टोटल इतने वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अब एक एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस कप में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इंटू दिस वन। उसके बाद एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो इतना का चार्ज कितना होगा, इसको E से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई थिंक समझ में आया है, राइट? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए फ्री पिथ बॉल, क्या बोला है? ए फ्री पिथ बॉल ऑफ 8 ग्राम, कितना मास है? 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, carries a positive charge 5 into 10 to the power 8 कूलम, राइट? तो मैं एक पिथ बॉल ड्रॉ करती हूँ, ये एक पिथ बॉल है, ये पिथ बॉल मेरा है A। इसमें कितना चार्ज है? इसमें ले लेते हैं Q1 अमाउंट ऑफ चार्ज है। Q1 का वैल्यू कितना है? 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ मैथ में मैं आपको हिंट दूंगी, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिथ बॉल? ओके, दैट मीन्स यहाँ पे और एक पिथ बॉल है, तो मेरे पास सोचो यहाँ पे मैंने और एक पिथ बॉल लिया है, ठीक है। इसका चार्ज Q2 है। अच्छा, Q2 मुझे नहीं पता, बोला है इस Q2 को, मतलब बी पिथ बॉल को कितना चार्ज Q2 देने से देना पड़ेगा, ये निकालने। व्हाट इज द नेचर, अच्छा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये भी निकालना है, और Q2 का वैल्यू भी निकालना है। ये हम लोग को इतना बताना है कि कितना देने से, ये जो पिथ बॉल है इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5,
सेंटीमीटर। कितना डिस्टेंस में है? 5 सेंटीमीटर में। ये बिलो है, क्वेश्चन में देखो बिलो लिखा है इसलिए मैंने नीचे ड्रॉ किया, ठीक है, वरना मुझे क्या दिक्कत था पास में साइड में ड्रॉ करने से। तो बोला है बी पिथ बॉल को मतलब जो चार्ज देंगे उसका नेचर और मैग्नीट्यूड कितना होगा, और ऐसे देंगे कि उसको अगर 5 सेंटीमीटर नीचे रखें तो अपर पिथ बॉल स्टेशनरी रहेगा, मतलब ये पिथ बॉल का कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब देखो आपको पता है कूलम्स लॉ कि दो चार्ज अगर Q1 और Q2 है, अगर दोनों में डिस्टेंस अगर R है तो F फोर्स कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना, K Q1 Q2/R² लिखते हैं ना। अच्छा दोनों ही अगर पॉजिटिव है, सोचो Q2 पॉजिटिव है Q1 पॉजिटिव है, तो क्या होगा? Q2 Q1 को रिपेल करेगा, और अगर Q2 नेगेटिव है तो Q2 Q1 को अट्रैक्ट करेगा। आई होप इतना तो आइडिया है आप लोग को। अब बोला क्या है कि ये वाला जो है ये पिथ बॉल ए क्या रहेगा? पिथ बॉल ए रहेगा रेस्ट पे, इतना निकालना है। पिथ बॉल ए क्या रहेगा? रेस्ट में। अब रेस्ट में देखो Q2 मुझे नहीं पता क्या होगा, है ना। अब सोचो एक पिथ बॉल अगर ऊपर नीचे है तो ऑब्वियसली इसका अपना कुछ मास है, क्योंकि ये 8 ग्राम दिया हुआ है तो इसका मास, दिस इज एम मास, ओके। तो इस ये जो मास एम है, ये मास की वजह से इसका वेट नीचे काम कर रहा है, W इजिकल टू एम जी। W इजिकल टू एम जी के लिए ऊपर नीचे गिरने चाहेगा, तो इसको एक उल्टा तरफ एक फोर्स चाहिए जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब ये अगर पॉजिटिव होता है, सॉरी नेगेटिव होता है, तो ये Q1 को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, मतलब नीचे F फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स। तो ये तो नेगेटिव नहीं होना हो सकता, तो Q2 क्या होगा? मस्ट बी पॉजिटिव, तभी ये क्या होगा? स्टेशनरी रहेगा। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 को हम लोग F लेते हैं, तो ये अगर दोनों ही पॉजिटिव होगा तो F का डायरेक्शन ऊपर होगा। अब F का वैल्यू कुछ ऐसा होगा कि F और mg एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो डब F इजिकल टू क्या होगा? mg। तो व्हाट इज दी फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू mg। अब वैल्यू पुट करना है आप लोग को। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 5 इंटू 10⁻⁻8। Q2 निकालना है। व्हाट इज R? R है 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने मीटर में सब कुछ SI में कन्वर्ट कर लिया। व्हाट इज एम? 8 ग्राम, 8 इंटू 10⁻³ kg। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G? G इज 9.8। सो सब कुछ दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व करके Q2 का वैल्यू निकाल सकते हो। कैलकुलेशन तो देखो खुद से करना होगा अब, है ना। तो इसका वैल्यू आएगा 4.36 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। कैलकुलेशन खुद से करो, अगर इसमें भी दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन भी बता दूंगी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ओके, प्रोसेस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? A particle of mass m carrying a charge minus Q1 is moving around a charge plus Q2। So मेरे यहाँ पे एक चार्ज है प्लस, थोड़ा छोटा हो गया ना, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो एक चार्ज है प्लस Q2, इस चार्ज के चारों तरफ और एक चार्ज घूम रहा है, ठीक है। ये है -Q1, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अच्छा, इतना समझ में आया। अच्छा, कौन कितना रेडियस में? रेडियस दिया हुआ है R, ये दोनों का सेंटर से कितना रेडियस है? R रेडियस है। अच्छा, अब क्या बोला है कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब ये एक बार घूम के वापस अपना पोजीशन में आएगा, दैट मीन्स द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा ये निकालने बोला है, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने बोला है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब टाइम पीरियड। अच्छा, दिया हुआ ही है, मतलब आपको प्रूव करना है, बस सिंपल। अब देखो जब ये प्लस है ये माइनस है, दैट मीन्स Q2 क्या करेगा? इट विल अट्रैक्ट Q1 टुवर्ड्स इट्स सेंटर। सो कौन सा फोर्स है? कूलम फोर्स, दैट इज F C। कितना होगा फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अच्छा, फॉर्मूला जब बैठेंगे इधर प्लस माइनस नहीं बैठेंगे, जस्ट मैग्नीट्यूड बैठेंगे। डायरेक्शन ये प्लस या माइनस ये बताता है डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हम लोग बाद में ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। फॉर्मूला में माइनस प्लस नहीं बैठा रहे। अच्छा, अब ये FC ऐसे, अब घूमने के लिए आपको पता है कौन सा फोर्स जरूरत होता है अगर सर्कुलर पाथ में जाना घूमना पड़ता है? तो सेंट्रीपेटल फोर्स, ये क्लास 11 में पढ़ा था, पेटल फोर्स। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला?
फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब जो वैल्यू होता है, सॉरी, एम वी स्क्वायर बाई आर, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास एम वी स्क्वायर बाई आर। सोच लो कि v क्या है, v इज दी वेलोसिटी या स्पीड ले लो, r है ये डिस्टेंस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, और m है मास, तो m है मेरा मास। अब इसको सॉल्व करके मुझे v निकालना है, क्या निकालना है, v। तो ये आप लोग लिख लेना, यहाँ पे एक लाइन लिख लेना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, इतना आप लोग खुद लिख लेना। उसके बाद ये लाइन लिखना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Q1 Q2 एंड Q2 इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा था ना, तो सेंट्रीपेटल फोर्स। इसके बाद ये लिखा, इसको सॉल्व करके v निकालो। सो इसको सॉल्व करके v कितना आएगा, स्क्वायर रूट 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 बाई एम आर आएगा, तो v आ गया। अच्छा, v आ गया। अब टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, अब पता है कि एक कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमे, उसका रेडियस अगर r हो, तो एक रिवोल्यूशन मतलब उसने कितना लेंथ ट्रैवल किया, सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल, और व्हाट इज द सरकमफरेंस, 2 पाई r। ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू t इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब ये पूरा सर्कल का एक बार यहाँ से शुरू करके घूम के वापस ये इनिशियल पॉइंट में आने में कितना टाइम लगता है, t, इसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो t क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई वी। बस यहाँ पे बैठाना है अब, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई वी, यहाँ पे 2 पाई r बैठा दो, v को यहाँ से ये वाला वैल्यू बैठा देना पड़ेगा। तो v क्या है, v नीचे बैठा दो, रूट ओवर 1/4 पाई इप्सिलन नॉट Q1 Q2 और एम। अब इसको अरेंज तो कर ही सकते हो, है ना, इधर उधर आगे पीछे अरेंज कर दो, करने से ही ये वाला जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा। समझ में आया, जो प्रूफ करना है वो आ जाएगा। इतना तो कर लोगे तो कुछ नहीं है, पहले हम लोग को कूलम्ब्स फोर्स और सेंट्रीपेटल फोर्स इन दोनों को इक्वल करके वहाँ से v निकालना है। उसके बाद टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई वी, उसमें बैठा के ये कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख के घबराना मत, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आने के चांसेस हो सकते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास 10 ग्राम, कितना मास है, 10 ग्राम, एंड चार्ज इतना, दोनों में चार्ज सेम है। सो दिस इज मास दिया हुआ है और ये क्यू दिया हुआ है, ओके, आर प्लेस्ड ऑन ए हॉराइजेंटल टेबल, मतलब एक टेबल है, टेबल के ऊपर ये दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे समझ लो। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विथ अ सेपरेशन एल, तो कितना गैप है, एल गैप है, इन सच अ वे दैट दे स्टेट इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम, किसमें है, इक्विलिब्रियम, लिमिटेड इक्विलिब्रियम। अब बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज 0.25। देखो फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है ना, तो आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स मतलब ऑब्वियसली सोचो दोनों में कूलॉम फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। सोचो ये Q1 है और ये Q2 है, अब ये दोनों ही पॉजिटिव सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो Q2 क्या करेगा, Q1 को धक्का देगा, ठीक है। सोचो यहाँ पे Q2 क्या कर रहा है, Q1 को इस तरफ धक्का दे रहा है। अब जब ये इस तरफ मूव करने लगेगा तब एक फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा उल्टा तरफ, राइट, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स इसको क्या करेगा, एक हद तक बैलेंस करेगा। सेम Q2 के लिए भी होगा, Q2 को भी Q1 इस तरफ धक्का देगा और फ्रिक्शनल फोर्स ठीक उल्टा तरफ लगेगा। समझ में आया इतना, तो फॉर्मूला क्या है, अब Q1 को Q2 कौन सा फोर्स से धक्का देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जितना होगा ये इक्वल्स टू होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये दोनों सेम होगा तभी तो वो इक्विलिब्रियम होगा। अब ये इसका वैल्यू क्या होगा, देखो के, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखना है, के Q1 Q2, अच्छा Q1 और Q2 तो सेम है, तो Q1 और Q2 जब सेम है तो हम लोग उसको Q लिख ले रहे हैं, तो Q1 और Q2 सेम है, वैल्यू बाद में लिखेंगे, इसको Q लिख दिया है, तो के क्यू स्क्वायर और डिस्टेंस है L, इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, L है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना, म्यू इंटू
mg होगा, ठीक है। तो म्यू इंटू mg, इतना समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है एल का वैल्यू ना, बोला क्या है, आर प्लेस्ड ऑन ए विद सेपरेशन सच ए वे दैट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, एल निकालने बोला है, तो मुझे एल निकालना है, तो एल इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट के, ये सब इधर आ जाएगा, तो के बाई म्यू एम जी और इंटू क्यू। अब देखो सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, के का वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻9 होता है, म्यू कितना है, म्यू इज 0.25, व्हाट इज एम, एम दिया हुआ 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10⁻³ kg। अच्छा, जी का वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्यू कितना है 2.0, मतलब 2 इंटू 10⁻7 कूलम। तो ऑल द वैल्यूज आर गिवन, यू कैन पुट ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके आंसर कितना आएगा, योर आंसर विल बी 12 सेंटीमीटर। आई होप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, राइट। अच्छा, समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं, ये भी एनसीईआरटी का है, इसलिए मैंने ये सब ज़रूरी है ना, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो दिस इज आर, ठीक है, सेपरेशन कितना है 50 सेंटीमीटर, तो आर इज 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 मतलब 50 मतलब 0.5 मीटर, इतना तो समझ में आ गया। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इफ द चार्ज ऑन ईच इज इतना, ओ बहुत इजी है, तो दोनों में चार्ज सेम है क्यू, तो बस रिपल्शन, रिपल्शन कितना होगा, कौन सा फोर्स होगा वो पूछा है। तो ए का फर्स्ट पार्ट तो इजी है, फोर्स कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या होता है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, ऑब्वियसली ना दोनों सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, इसलिए बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स निकालो। Q1 Q2 का वैल्यू बैठा तो सेम होगा, मतलब क्यू स्क्वायर 10⁻⁷ इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर, कैलकुलेशन कर लोगे, थोड़ा हैंड राइटिंग गंदा सा हो रहा है मेरा, तो थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ। कैलकुलेशन करने से इसका वैल्यू आएगा 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, ओके, तो ये आ गया वैल्यू। अच्छा, उसके बाद देखो, इफ द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अच्छा, द रेडियाई नेग्लिजिबल है, मतलब ये बॉल सब इतना छोटा है कि इसका जो रेडियस है उससे ये इन दोनों का गैप ज़्यादा बड़ा है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है ऑल्सो कंपेयर दिस फोर्स विद द म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अगर दोनों का वेट कितना है 0.5 kg, मतलब अब ये जो दो चार्जेस है, मतलब ये एक चार्ज है Q1, ये एक चार्ज है Q2, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁷, अब इसका मास है 0.5 kg और इसका भी मास है 0.5 kg। अब मासेस है, दैट मीन्स इन दोनों में एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगा, वो भी कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या है, एफ जी इज इक्वल टू, ये भी पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो, क्या होता है जी का वैल्यू बताओ जल्दी, जी होता है मेरा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 0.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हो नीचे भी 0.5, तो ये तो बहुत इजी हो गया कैलकुलेशन आपके लिए, तो ये और ये कट गया, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन आ गया, ये भी न्यूटन में, ये भी न्यूटन में। अब देखो, ये है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली एफ ई बड़ा है, तो आपको दिख ही रहा है कि एफ जो जी है ये बहुत ही छोटा है, किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है, राइट, 4 फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा है आपने, उसमें सबसे अगर वीक फोर्स बोले तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर बी में, बी को सॉल्व करते हैं, ये बी नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब पहले चार्ज था 6.5, राइट, मतलब पहले एक का चार्ज Q1 और Q2 था, अब इसका भी डबल हो गया 2Q1 और 2Q2, ऑब्वियसली Q1 Q2 तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या बोला है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, मतलब डिस्टेंस क्या किया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो इन दोनों का जो गैप है, पहले अगर R था तो अब हो गया R/2। अब रिपल्सिव फोर्स निकालो, अरे तो बहुत इजी है, देखो पहले फॉर्मूला क्या था, पहले था के
क्या था, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब नया फोर्स निकालना है तो मैं एफ न्यू लिख दे रही हूँ। तो कितना होगा, के अभी भी एयर में ही है ना, ये सब कुछ किस में है, एयर में है, कुछ नहीं बोला है, मतलब क्यू वन और क्यू टू के बीच में क्या है, एयर है चारों तरफ। तो ये सब किस में, एयर में है, एयर में, वन सेकेंड, एयर में। तो एफ न्यू, तो मैं एफ न्यू मेरा नहीं लिख के मैं एक काम करती हूँ, एफ एयर लिख देती हूँ इधर, तो ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। एफ एयर, ठीक है, एयर के लिए एयर लिखा है। तो के क्या होगा, के टू क्यू वन इंटू टू क्यू टू बाई आर बाई टू का स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब इसको वैल्यू कैलकुलेट करें तो टू टू ज़ा फोर और ये टू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो मेरा टू टू ज़ा फोर और फोर मतलब 16 के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला ऑलरेडी कैलकुलेट किया है ना, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इसका वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻²। तो यही बैठाएंगे, क्यों बेकार में कैलकुलेशन वापस करेंगे। तो कितना बैठाएंगे, 1.5 इंटू 10⁻², टेन टू दी पावर -2 बैठाएंगे और इसको न्यूटन लिखेंगे। इसको कैलकुलेशन करने से आएगा 0.24 न्यूटन। समझ में आया, ये एयर में आ गया। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट इसमें कवर होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है कि द टू स्फीयर्स, अब पानी में रखा है, पानी का मतलब वाटर में रखा है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, तो फोर्स कितना होगा। बस ये याद रखना, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको देखो फॉर्मूला क्या है, अगर मुझे इफ वाटर, अच्छा कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, इफ अगर मुझे वाटर निकालना है ना, इफ वाटर हमेशा मीडियम का अगर निकालना है किसी में, तो इफ एयर से हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये के अलग है, ये वाला के अलग है और ये अलग है, ठीक है, ये के अलग से लिख रही हूँ, के से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होगा। तो अब बैठाओ, अब एयर में कितना है 0.24 है ना, 0.2 नहीं, अच्छा क्वेश्चन में क्या बोला है, नहीं अच्छा वन का ये पार्ट नहीं है, मतलब वन को अलग से सॉल्व करो, ए पार्ट के लिए वन मतलब चार्ज डबल और डिस्टेंस हाफ करो। और अगर मैं चार्ज को Q1 Q2 रखूँ, डिस्टेंस को R ही रखूँ, सिर्फ बीच में वाटर ला दूँ बीच में। अब चार्ज Q1 है और Q2 है, डिस्टेंस R है और यहाँ पे मेरा वाटर ही वाटर आ गया, पानी आ गया, ठीक है, यहाँ पे वाटर आ गया। तो कितना होगा, तब डिवाइड करते हैं 1.5 इंटू 10⁻² को 80 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलते हैं, सपोज द थ्री स्फीयर टू द सॉरी सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एग्जाम्पल 9 हैव आइडेंटिकल साइजेस। ठीक है, सो Q1 और Q2 का साइज आइडेंटिकल है, Q1 और Q2 दोनों का साइज है, दोनों में सेम चार्ज भी है ना, चार्ज तो सेम था। अच्छा, तो चार्ज भी सेम था, तो मैं इसको Q1 और Q बताती हूँ और ये भी मेरा Q है, ये A है और ये B है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि एक थर्ड स्फीयर सेम साइज का बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट। तो एक और एक चार्ज स्फीयर लेस सी जिसमें कोई चार्ज नहीं है, उसको पहले क्या किया, ए के साथ, ये जो स्फीयर है ए के साथ टच किया, किसके साथ टच करवाया, ए के साथ टच करवाया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको बी के साथ टच किया, उसके बाद हटा दिया। तो बोला अब बताओ ए और बी में, मतलब ये ए और बी में नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे बता के रखे, डायग्राम आप अच्छे से देखो। ए में कितना चार्ज था, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज, सी क्या था, अनचार्ज, पहले ए के साथ सी को मतलब टच करवाया है ना। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट मतलब ए के साथ। जब भी ऐसे मतलब चार कराते हैं तो इक्वल मतलब अटैच मतलब टच कराने के बाद दोनों के अंदर चार्ज सेम हो जाता है। तो इसका क्यू है, इसका जीरो है, तो एवरेज मतलब क्या होगा, क्यू प्लस 0/2 मतलब Q/2। तो ए में भी Q/2 और सी में भी Q/2 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन में बोला था सी को बी के साथ टच करना है ना, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम दी बोथ। उसके बाद मेरा सी में कितना चार्ज हो गया, Q2, ठीक है, सी में कितना चार्ज हो गया Q2 और बी में तो Q है, दोनों को जब करेंगे तो Q प्लस Q/2 कितना आता है, 3Q/2। अब दोनों आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा मतलब
इसमें 3q/4, इसमें भी 3q/4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो आया। अब देखो ए में कितना चार्ज हुआ है, q/2, बी में कितना चार्ज है, 3q/4, दोनों का गैप है r। अब बोला है कितना वैल्यू होता है वो निकालो। क्वेश्चन किंतु ये q का वैल्यू, r का वैल्यू, ये 9 जो पहले 8 नंबर क्वेश्चन किया था उसमें ही दिया हुआ है, तो थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है। तो देखो कैसे करेंगे, जस्ट मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चार्ज ऑन ए है q/2, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई ε0 q/2 3q/4 डिवाइडेड बाई r। अब जस्ट वैल्यूज तो आपको पुट करने, देखो यहाँ से देखो, उतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये 3/4 और ये 2 को लेके आ जाओ, तो 3 बाई क्या आ जाएगा, 4 2 8, तो 3/8 आ गया, और बचा क्या, 1/4 पाई ε0 q² नीचे r² होगा, r²। अब देखो ये जो वैल्यू है ये पहला वाला क्वेश्चन में निकाला ही था, ये रहा, है ना। इसका वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। बस इसी को ही पुट करना है, मतलब कैलकुलेशन एक ही बार करना है, बाद में इसी को लेकर हो जाएगा। 3.3/8 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन, इसको कैलकुलेट करने से आएगा 5.7 अप्रॉक्सीमेटली, ओके, -3 न्यूटन। मैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ये नहीं कर रही हूँ, ये आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, बट आपको प्रोसेस बता दे रही हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। Two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force इतना। इक्वली है, आइडेंटिकल है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब सिंपली फॉर एफ इज इक्वल टू क्या है, k(q²/r²), और ये जो है इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, ये दिया हुआ है। अब क्या बोला है, नाउ ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज, वैसा ही क्वेश्चन है, सी इज टच टू ए देन प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। तो सी को ए के साथ टच करवाना है, तो सी है अनचार्ज, और ए सी है अनचार्ज, इसमें चार्ज नहीं है, और ए में चार्ज कितना है, ए में चार्ज भरा पड़ा है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्यू। दोनों को जब टच कराएंगे तो क्यू आधा आधा बढ़ जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें q/2 आ जाएगा और ये भी q/2 हो जाएगा। उसके बाद ये c जो है जिसमें चार्ज q/2 है, इसको a और b के बीच में रखेंगे, ये a है और ये b है। a में चार्ज कितना है, q/2, b में चार्ज कितना है, q। इतना समझ में आया? कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन सी। अब इस कंडीशन में कितना फोर्स होगा ये निकालना है। ओके, दोनों कोई गैप वगैरह नहीं दिया, एकदम मिड पॉइंट में रखा है, ये बोला है, मतलब आर, ये टोटल डिस्टेंस अगर आर हुआ तो इन दोनों के बीच में r/2, और इन दोनों के बीच का गैप भी क्या होगा, r/2 ही होगा। अच्छा, समझ में आया कैसे सॉल्व करें? तो ये तो एफ निकाल लिया, कब ये निकाला, जब ए है और ये बी है, दोनों में चार्ज क्यू है और दोनों में गैप आर है, ये निकाला। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है, तो क्या होगा, फोर्स ऑन सी, मेरे को सी में फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन सी पहले सी में निकालेंगे, ए के लिए फोर्स क्या हो रहा है, और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। देखो सब पॉजिटिव है, तो ए सी को इधर धक्का मारेगा और बी सी को किधर धक्का मारेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, टू सिमिलरली इक्वली आइडेंटिकल मेटल स्फीयर आर रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स। अच्छा, तो ये सब पॉजिटिव है, राइट। तो पहले सी के ऊपर ए का फोर्स देखते हैं, क्या होगा, के चार्ज q/2, इसमें भी q/2 है, तो q/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r² आएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, अच्छा, इतना समझ में आया। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक एक करके निकालते हैं। ये FCA हुआ, FCA मैं ऐसे बताती हूँ, FCA किस तरफ है, इस साइड में है। अच्छा, अब FCB निकालते हैं ना, FCB किस तरफ होगा, ये इसको रिपेल करेगा, सारे पॉजिटिव है, तो ये होगा FCB। प्लस माइनस मैं बाद में बताती हूँ। FCB का वैल्यू क्या होगा, K, चार्ज ऑन C q/2, चार्ज ऑन B इज Q डिवाइडेड बाई r/2 स्क्वायर। ओके, सॉरी, यहाँ पर भी r/2 होगा ना, दिस इज ऑल्सो r/2। अब देखो, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो ऑब्वियसली एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो अब माइनस बीच में ऐसे ही बैठा दो, जो मतलब एक्चुअली पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब किस तरफ होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो रहा है, ये लाइन को मैंने, ये ऐसे है। अच्छा, अब एक काम करो, ये ऐसे नहीं लिख के, पहले एक काम करो, पहले अलग अलग से कैलकुलेट कर लो। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि ये वाला ऐसे नहीं लिख के
ये अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं, तब तब हम लोग को ईजी रहेगा। जैसे ये एफ सी ए है, और यहाँ पे 1 सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। तो ये एफ सी ए हो गया, एफ सी ए का वैल्यू ये है, और एफ सी बी का वैल्यू देखो, एफ सी ए इधर और एफ सी बी इधर, तो दोनों अलग अलग है। दोनों में कौन सा बड़ा लग रहा है? ये Q/2 का स्क्वायर है, ये Q/2 है। अच्छा जो भी हो, एक काम करना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों को माइनस करो। तो दोनों को माइनस करो, KQ/2 का स्क्वायर बाई R/2 का स्क्वायर माइनस KQ/2 इंटू Q डिवाइडेड बाई R/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो कितना आएगा? तो मेरा आएगा यहाँ पे मेरा आ रहा है के टू स्क्वायर, नीचे टू स्क्वायर मतलब कट गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस ये टू स्क्वायर ऊपर जाएगा तो टू आएगा, मतलब और ये एक टू कट जाएगा, तो टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। देखो माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माइनस मतलब मैंने लिया था एफ सी ए को बड़ा, इसको बड़ा, बट एक्चुअली ये बड़ा है ही नहीं, बड़ा कौन है? एफ सी बी बड़ा है। मतलब फाइनली जो फोर्स आएगा वो किस तरफ होगा? वो अलोंग द लाइन बी सी होगा। इतना समझ में आया? तो देयरफॉर मैं इतना बता सकती हूँ, देयरफॉर मेरे जो फाइनल फोर्स होगा, फोर्स का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। किस तरफ होगा? किस तरफ होगा? एलो बी सी। समझ में आया? क्लियर? तो ये था 10 क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैंने बोला हर एक चैप्टर से 50 क्वेश्चंस करेंगे, और 50 क्वेश्चंस से हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करो 10 क्वेश्चन को अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।